अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग से मुराद यहाँ पर वो स्किल नहीं है कि आप रट्टा मार के किसी किताब का और अगले दिन जाकर पेपर में सारा कुछ छाप के आ जाते हैं। यहाँ पे राइटिंग से मुराद क्रिएटिव राइटिंग है, यानी आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर आपके जहन में जो बात है उसको दूसरों तक लिख कर कन्वे करना। और ये एक ऐसी सलाहियत है जो आपको सदियों तक ज़िंदा रखती है। अगर आप अपने जहन में बड़े बड़े लोगों के नाम लेकर आएँ तो आप देखेंगे कि जो लोग आज से हज़ारों साल पहले एग्जिस्ट करते थे, उनमें से मिसाल के तौर पे अरस्तु, अफलातून और इस तरह के दूसरे जो लोग हैं, वो लोग आज सिर्फ इस वजह से याद रखे जाते हैं कि उन्होंने अपने राइटिंग के ज़रिए से अपने जहन के आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाया और एक ऐसे टाइम पर पहुंचाया जब दूसरा कोई उस वक्त लिख नहीं रहा था। तो ये लोग, अगरचे उनकी ज़्यादातर बातें अब गलत साबित हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी दुनिया उनको याद रखती है सिर्फ इसलिए कि वो अच्छे राइटर्स थे। तो राइटिंग, और आज तो राइटिंग की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आप उसको अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। हमारा आजकल मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम जो अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक हम इन्हिसार कर रहे होते हैं लिखने के ऊपर। और अगर आप बेहतर या ज़्यादा परसुएसिव, ज़्यादा कायल करने वाला मटेरियल लिख सकते हैं, तो ये दूसरों के ऊपर बड़ा गहरा इंप्रेशन छोड़ जाता है और लोग आपको बहुत देर तक याद रखते हैं। और ये की टू सक्सेस है, एक सक्सेस हासिल करने का बड़ा सीधा और आसान रास्ता है। लेकिन राइटिंग जो है वो ओवरऑल एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ज़ाहिर है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स वैसे ही हमारे पास नहीं होते और राइटिंग के स्किल्स तो वैसे ही हमारे बहुत पुअर होते हैं, और ख़ास तौर पे जब अंग्रेज़ी में लिखने आए तो वो फिर हम बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। तो इस वजह से फिर इसका, जिस तरह बाकी तमाम स्किल्स आप प्रैक्टिस के ज़रिए से बेहतर बना सकते हैं, तो इसी तरह राइटिंग की भी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएँ तो वो आपका स्किल बेहतर हो जाता है। और रीडिंग, जितनी ज़्यादा आप डिफरेंट सोर्सेज से आइडियाज़ को कंबाइन करके पढ़ते रहेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी पढ़ने की आदत है, उतनी ज़्यादा आपका राइटिंग स्किल भी बेहतर होता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा या वोकैबुलरी बेहतर हो जाएगी। और दूसरों का लिखा हुआ देख के आपकी ग्रामर भी लिखने की सलाहियत बेहतर होती चली जाएगी। आप करेक्ट ग्रामर का यूज़ सीखते चले जाएंगे। तो बाकी जिस तरह हमने बाकी तमाम टास्क के हवाले से बात की थी, तो यहाँ पे भी आपने राइटिंग के टास्क को, जो ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो उसको आपने छोटे छोटे फेजेस के अंदर, छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर देना है, ताकि आप उसको ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहला फेज़ यहाँ पर प्री राइटिंग फेज़ होता है। ये वो फेज़ है जिसमें आप एक्चुअली कुछ भी नहीं लिख रहे होते। जब आपने फैसला किया है कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर लिखना है, तो उस टॉपिक के हवाले से जितनी चीज़ें आपके जहन में आती हैं, एक्चुअली वो सारी चीज़ें आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, आइडियाज़ की एक आउटलाइन बना लेनी है। मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि आपको डैम्स की अहमियत या उसके नुकसानात के हवाले से लिखना चाहते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहिए, तो आप उन सारी बातों की लिस्ट बनाते जाएं जो डैम के हवाले से आपके ज़हन में आती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपके जहन डैम का नाम जैसे ही सुनते हैं तो सबसे पहली बात तो पानी की आती है, कि पानी स्टोर करने में आपको हेल्प करते हैं, ड्राउट वगैरह की कंडीशन से लड़ने में मदद दे सकते हैं, सैलाबों से लड़ने में मदद दे सकते हैं। इसी तरह डैम्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और उसके साथ ही फिर एनर्जी क्राइसिस और आजकल हमारे क्या हालात हैं, वो सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं। और लेकिन डैम्स के नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाएं तो फिर पॉलिटिकल वार्स हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं डैम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा। और इसी तरह लोगों के डिसलोकेट होने का मसला है, कि जिस जगह पे डैम बनाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, और इसी तरह एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है डैम्स की वजह से। तो इस तरह के जितने भी हेडिंग्स आपके जहन में आती हैं, उन सारों की आप पहले एक दिन, 2 दिन या हफ्ता, उनकी जो जो चीज़ें उस हवाले से आपके जहन में चलते फिरते आती हैं, उनको आप गूगल कीप में या अपने मोबाइल में ऐप में किसी जगह पर स्टोर करते जाएं, उनकी लिस्ट बनाते जाएं, उन सारे टॉपिक्स की। और साथ ही साथ फिर उन चीज़ों की भी लिस्ट बनाएं जहाँ से, उन सोर्सेज की लिस्ट बनाएं जहाँ से आप इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर क्या उसको कहते हैं, डैम की अहमियत के हवाले से बात करें और डैम्स की हिस्ट्री के ऊपर बात करें, तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा बुक्स से मिलेंगी, किसी लाइब्रेरी से बुक्स मिल जाएंगी। उसके मुकाबले में अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस किस लेवल पे है और कितनी हमें बिजली चाहिए और हम कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह की लिखी हुई चीज़ें आपको बुक्स के अंदर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन शायद अखबारात में इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा लिखी हुई मिल जाएं।
तो इस वजह से फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अखबारों से स्टैटिस्टिक्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें साथ साथ लिखते जाएं कि इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल सकती है, और इसी तरह फिर जो भी सवालात आपके जहन में आते हैं इस हवाले से उनको भी लिस्ट बनाते जाएं साथ साथ। और फिर उसके बाद जब आपके पास 10-15 पॉइंट्स की एक लिस्ट आ जाती है तो फिर उसके ऊपर आप नेक्स्ट स्टेप पे रिसर्च पेज में उस चीज़ के हवाले से रिसर्च करें। जो जो आपके सवालात थे, जो जो आपके टॉपिक्स थे, उनके ऊपर एक सफ़ा या 2 सफ़े या चंद पैराग्राफ्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें डिफरेंट सोर्सेज से। लाइब्रेरी से आप बुक्स से कर सकते हैं या इंटरनेट से कर सकते हैं। और इंटरनेट पे एक सोर्स आपको पता है कि विकीपीडिया है। अब ये भी आपको पता है कि सारे टीचर्स कहते हैं कि विकीपीडिया से इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, लेकिन एक्चुअली विकीपीडिया में अगर आप देखें तो उसके एंड में रिसोर्सेज की एक लिस्ट दी हुई होती है और कई टॉपिक्स के अंदर बहुत लंबे लंबे रिसोर्सेज की लिस्ट होती है, और वहाँ से आपको बहुत अप टू डेट और काम की इंफॉर्मेशन उन लिस्ट्स में से मिल सकती है। अगर आप उन रिसोर्सेज को चेक करें तो उन लिंक्स को लाजमी चेक करें और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है उनकी आप फोटो कॉपीज करवा सकते हैं, नोट्स प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, लिख सकते हैं, या और जो आपसे रेलेवेंट बातें हैं उनको आप हाईलाइट कर लें या कॉपी पेस्ट करके एक अलग डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर करते रहें। अब आपका इस तरह से पहला रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। अब रफ ड्राफ्ट जो है उसके अंदर ये कोशिश ना करें कि वो को बहुत अच्छा साफ सुथरा लिखने की कोशिश करें, बल्कि बेतरतीब चीज़ों को एक दफ़ा पहले इकट्ठा कर लें। क्योंकि अगर आप शुरू से ही कोशिश करना शुरू कर देंगे कि चीज़ें ठीक ठीक लिखी जाएं या तरतीब से लिखी जाएं तो फिर आप बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके ऊपर ज़ाया कर देंगे और इन दी एंड आपके पास उतनी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद कुछ अवेलेबल नहीं होगा बाद में लिखा हुआ। तो इसलिए बेतरतीब चीज़ें एक दफ़ा इकट्ठी कर लें, फिर उसमें से काट छांट करके आप अपने काम की बातें छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। तो एक बेतरतीब रफ सा ड्राफ्ट आपका होना चाहिए। कोई उसमें टेंशन ना लें कि बहुत अच्छा लिखा हो, परफेक्ट हो, इस तरह की टेंशन ना लें। और इस तरह फिर आपके पास वो 10-12 सफ़े एक ऐसे ड्राफ्ट की फॉर्म में आ जाएंगे जिनमें से आप काट के 2-3-4-5 सफ़े जो हैं वो अलहदा कर सकते हैं, और इस तरह आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एडिटिंग, यानी कि वो काट छांट वाला फेज़, जिसके दौरान आपने मटेरियल्स को, जो गैर इररेलेवेंट बातें हैं उनको उसमें से माइनस कर देना है। एक जैसे टॉपिक्स को कोहेरेंट करके एक जगह पे लिखना है। मसलन डैम्स की अफादियत एक तरफ होनी चाहिए, उसके नुकसानात अलग पैराग्राफ में होने चाहिए, कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए कि ओवरऑल क्या नेट पॉजिटिव बातें या नेट नेगेटिव बातें इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी। तो जो सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट्स है वो एक तरतीब के साथ होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए कि जब आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं बीच में नुकसान भी आ गए और उसके बाद फिर दोबारा फ़ायदों की बातें शुरू हो गई हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। फिर साथ ही साथ आप हाईलाइट करते रहें जो चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव करने की, मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है, तो वो फिर वापस रिसर्च फेज से जाके उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए, और ताकि आप एक अच्छा इफ़ेक्टिव मैसेज बना सकें। उसके बाद फाइनल एडिटिंग फेज़ आती है। फाइनल एडिटिंग फेज़ में अब आपने स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक, जो अब आपके पास कोहेरेंट एक 3-4-5 सफ़ों का एक ऐसे लिखा हुआ मिल गया है, बन गया है, तो वो फिर आपने उसमें से मिस्टेक्स अपनी फाइंड आउट करनी है कि स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग और इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो आप उसमें से निकालें। अगर आप उसका प्रिंट आउट ले लें तो पेपर के ऊपर मिस्टेक्स पकड़ना रिलेटिवली आसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन बाद दफ़ा ओवरलुक कर जाते हैं, आपके पता नहीं लगता और गलती मौजूद होती है। तो इस वजह से आप प्रिंट करके उसको गलतियों को एनसर्कल करें और फिर कंप्यूटर पे उसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एक और आसान तरीका गलतियां पकड़ने का ये होता है कि उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। जब आप ऊंची आवाज़ में कमरा बंद पढ़ के करके अपने उस ऐसे को पढ़ेंगे तो उसके अंदर से आपको बहुत सारी मजीद गलतियां मिल जाएंगी, या कोई ऐसे सेंटेंसेस जो बोलने में अजीब से लगते हैं या जो क्लियर समझ नहीं आते हैं तो वो ऐसे सेंटेंसेस हाईलाइट हो जाएंगे, तो आप उनको फिर दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि दूसरों को, अपने जो है आपके दोस्तों को या किसी टीचर को वो ऐसे जो आपके पास अब फाइनल एडिटिंग के बाद आ गया है वो पढ़ाएं, और उनको ये नहीं कहना कि आपने स्पेलिंग की मिस्टेक्स निकालनी है या ग्रामर की मिस्टेक्स निकालनी है, बल्कि यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि उनसे ये पूछें कि जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो क्या आपको समझ आ रही है, क्या जो मैंने बातें लिखी हैं उनकी कोई तुक बनती है, वो आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं, ठीक बात लिखी हुई है या बेतुकी बात लिखी हुई है। तो इस तरह के उनसे क्रिटिकल एनालिसिस करवाएं कि वो काम की चीज़ हो, और फिर एक दफ़ा जब उनके जो भी कमेंट्स वगैरह आते हैं उनको ऐड करके और फिर दोबारा एक दफ़ा उसको फाइनल शुरू से लेकर आखिर तक फिर से पढ़ें। इस तरह से
राइटिंग की अगर आप आदत बनाएं तो आजकल जो दुनिया के अंदर सारी लड़ाई चल रही है वो ज़्यादा आप देखते हैं कि आइडियाज़ की जंग होती है। लोग अपने आइडियाज़ दूसरों तक, अपने कॉन्सेप्ट दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक सक्सेस हासिल करने के लिए बड़ी अहम चाबी है। तो इस वजह से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे लिखने की, पहले थोड़ा लिखने की कोशिश करें लेकिन इफेक्टिव लिखें, और वक्त के साथ साथ आपकी एबिलिटी इंशाल्लाह इम्प्रूव होती जाएगी। इस हवाले से मज़ीद बातें डिस्कस कर सकते हैं आप कमेंट्स के अंदर। वीडियो लोगों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।